चलिए नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे। ठीक है। आज बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी लेट क्यों कराई क्लास। तो बच्चे क्या था, आज मैं थोड़ा सा ऑफलाइन में व्यस्त था। नीतीश पाठक जी 9 बजे से 9:30 बजे। ठीक है। आज बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लास थी और ऑफलाइन क्लास जो है वो 9 बजे ख़त्म हुई। और ये समझिए कि 9 बजे मैं नोएडा से चला और नोएडा से चल करके जो है 25 किलोमीटर बाइक चलाई और बाइक चला करके पहुंचा सीधा। और अभी तो पानी भी नहीं पिया, सीधा आपकी क्लास लाइव कर दिया। समझ रहे हैं। और बहुत आज मैंने अपने जीवन काल में से इतनी तेज बाइक चलाई। और चलाई क्या, पीछे बैठा हुआ था अनीता कुमारी जी, चन्मय जी, हेमंत जी, पवन जी, खुशी जी, जानवी जी, दीप, शिखा कुमारी। स्वागत है आप सबका। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल बच्चे हमारी क्लास जो है इंटरनेट इशू के कारण क्या हुई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, है ना। तो उसी से आगे आज हमको बात करना स्टार्ट करना है, क्योंकि कल क्या हुआ, कल जो है क्लास डिस्टर्ब हुई और डिस्टर्ब होने के पीछे का रीज़न क्या था, इंटरनेट इशू आ गया था, वाईफाई नहीं चल रहा था। आशीर्वाद है सुचिता कुमारी जी, आप लोगों के साथ, सभी के साथ आशीर्वाद है। देखिए एक शिक्षक क्या चाहता है, एक शिक्षक यही तो चाहता है कि उसके स्टूडेंट पढ़ लिख करके क्या करें, अच्छी जॉब हासिल करें और हर जगह बने रहें। ठीक है। आज अंतिम नहीं हो पाएगा बच्चे, मैं पूरा अंदाजा लगाता रहा कि क्या आज मैं इसका अंतिम कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। अंतिम कब होगा बच्चे, तो कल इसका अंतिम होगा और शनिवार को इसका क्या करेंगे, हम टेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो शनिवार को हम क्या करेंगे, टेस्ट कर देंगे। आपका नाम ले लिया है, कुमकुम जी ले लिया है। हाँ, क्लास लेट इसलिए है क्योंकि क्लास का शेड्यूल आपने पहले ही देखा होगा कि आज जो है क्लास का शेड्यूल क्या था। आज क्लास का शेड्यूल थोड़ा सा लेट था। नहीं, क्लास नहीं रुकी हुई है बच्चे, प्रॉपर जो है अपनी स्पीड आ रही है और प्रॉपर जो है क्लास मुझे दिखाई दे रही है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, अगर आप लोग कह रहे हो कि क्लास रुक गई है तो इसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कि क्लास चल रही है, नहीं हाँ क्लास चल रही है बच्चे, मुझे क्यों दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे तो दिखाई दे रही है कि क्लास हमारी क्या है, चल रही है ना। हाँ क्लास चल रही है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे का कूल रहता हूँ बच्चे, शिक्षक का काम है कूल रहना, लेकिन कभी कभी मैं गुस्सा भी बहुत होता हूँ। आप लोगों को जैसे डांटता हूँ ना, तो वो गुस्सा रहता है। ठीक है। हाँ बच्चे, क्लास 9:30 का टाइम था लेकिन मैं लेट हो गया, बताया ना। मैं ऑफलाइन क्लास लेकर के नोएडा से निकला और अपने रूम की दूरी नोएडा से कितनी है, 25 किलोमीटर है। तो उस 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, है ना। तो अब क्या करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं कहाँ पर। हम बात कर रहे थे 6 चैप्टर पर आ गए थे, जिसे क्या कहा गया था, भौतिक अधोसंरचना कहा गया था। और भौतिक अधोसंरचना में हम कहाँ पर आ गए थे, हम बात कर रहे थे बच्चे दुर्घटनाओं की। दुर्घटनाओं के बाद आ चुके थे हम बिहार में जो है 2000 किसके अनुसार, तो याद रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्च 2022 के अंत तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ हो, या इसे क्या कहा जाता है, नेशनल हाईवेज का घनत्व कितना था, 631 किलोमीटर था प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। अब ये क्या है, तो ये देश में तीसरे स्थान पर था। और बिहार में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न है वो क्या हो सकता है सभी एग्जाम में, तो बिहार में एनएच की कुल लंबाई कितनी है 2022 में, तो 5977 किलोमीटर है। यही हमारा लास्ट पॉइंट था। ठीक है। तो यही हमारा क्या है। अच्छा, मधेपुरा से हैं गजेंद्र कुमार जी, चलिए आपका नाम आएगा फिर तो। हाँ ये सब आएंगे बेटा। देखो एक बात बताता हूँ, पहले इस बात को अच्छे दिमाग में बिठा लीजिए। ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, बीपीएससी कराती है। बीपीएससी का मतलब समझ रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार एसएससी नहीं है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप देखो बीपीएससी सिविल सर्विसेज भी देखो, ठीक है, कि भाई सिविल में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर यहां से अंदाजा लगाओगे ना, तो बिहार की इकोनॉमी और भारतीय इकोनॉमी से मिलाकर के लगभग जो है 17 से 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बिहार टीचिंग वैकेंसी की बात करते हैं तो देखो
यहाँ आप लोगों के लिए जो बच्चे 1st to 5th की तैयारी कर रहे हैं, जिनका जर्नल पेपर है जहां पर जीएस पूछा जाता है, तो जर्नल पेपर में समझिए यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना एक, या तो हम क्या कह सकते हैं, या तो दो, ये हद है, मैक्सिमम है, एक या दो हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक से दो। किससे? तो बिहार की इकोनॉमी से। लेकिन ध्यान रखना, इकोनॉमी से ही क्या जुड़ा हुआ है आपका, इकोनॉमी से ही बच्चे सब कुछ जुड़ा है। जैसे किसी राज्य में कितनी जो है, कौन सी फसल का उत्पादन कहां पर ज्यादा होता है, जैसे आप लोग क्या पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, तो ये कौन कंडक्ट कराता है, इसी बीपीएससी कंडक्ट कराता है। तो पहले इस बात को समझो, इसके क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। मैं मानता हूं कि इससे एक ही क्वेश्चन आएगा या एक भी नहीं आएगा जर्नल पेपर में, लेकिन बच्चे यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये बात जरूर कहता हूं आपका। क्लियर है ये बात? अब देखो, चलो आकर के बात करते हैं हम किसको लेकर के, एनएच को लेकर के। अगली बात, एनएच की सर्वाधिक लंबाई बिहार के किस जिले में है, तो बिहार के पटना जिले में है। कितनी है, तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास बिहार में कहां पर हुआ है, इसका मतलब समझना। जैसे बच्चे हम कहते हैं कि 5,000 लगभग 6,000 लगभग लगभग बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है समझ लो। इसे हम क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे है मान लो। ये नेशनल हाईवे बिहार में लगभग 6,000 किलोमीटर है। इसमें से भी अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे किस जिले में डेवलप्ड हुए हैं, तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कहां पर है, ये है हमारा पटना। पटना में अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस जिले के अंतर्गत है, तो पटना जिले के अंतर्गत है। मतलब जैसे अगर हम जाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग लगभग 6,000 किलोमीटर है, ठीक है सर। कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछना है तो उसका रिप्लाई नहीं देते हैं, क्यों सर? बच्चे देता हूं, खुशबू तिवारी जी पूछिए। एक तिवारी सब पर भारी, खुशबू तिवारी बताइए। हाँ, दो ही क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। ऐसे तुम परेशान हो ये सोचोगे ना, तो बच्चे इतने सारे टॉपिक में एक 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 क्वेश्चन बना करके ही तो क्वेश्चन पेपर बनता है। ऐसा थोड़ी होगा किसी एक टॉपिक से जो है 50 क्वेश्चन पूछ देगा, ये एक टॉपिक है, ठीक है। इससे ज्यादा शॉर्ट करके अब क्या पढ़ाऊं, इकोनॉमिक सर्वे लगभग 600 पेज का है, उसको हम कितने पेज में कवर कर देंगे, 40 पेज में। चलो आओ आगे। बच्चे, राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे कम लंबाई कहां पर है, तो सबसे कम लंबाई ध्यान रखना शिवहर में है। शिवहर में जो नेशनल हाईवे है वो सिर्फ और सिर्फ कितने किलोमीटर के हैं, तो 22 किलोमीटर, ठीक है। शिवहर में जो है सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग है, सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर शिवहर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि शिवहर में कितने बच्चे, शिवहर में सिर्फ और सिर्फ बच्चे कितने किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग है, 22 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है। बच्चे, बीपीएससी अभी जो है कितने हो चुके हैं, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर पेपर की बात करो, तो अभी जो है कौन सी 73वीं बीपीएससी का 70वीं बीपीएससी का एग्जाम हो चुका है। तो इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछ लिया जाएगा कि बिहार के किस जिले में, बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कम है, या बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सबसे कम है, तो हम कहेंगे शिवहर में। बिहार में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई किस जिले में है, तो हम कहेंगे पटना में। बिहार में राज्य उच्च पथ, या जैसे क्या कहा जाता है, स्टेट हाईवे कहते हैं, स्टेट हाईवे की लंबाई अभी कितनी है, तो 3,638 किलोमीटर जो है स्टेट हाईवे है। और बिहार की सभी सड़कों में स्टेट हाईवे की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 2.1% है। फिर राज्य उच्च पथों में सर्वाधिक क्षेत्र पथ घनत्व किसका है बच्चे, केरल का है। बिहार किस में आता है, 8वें स्थान पर, इसे चाहो भूल जाओ। अब देखो ये वाला पॉइंट याद रखना कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआईटीसी का गठन कब किया गया था, 1959 में इसका गठन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस स्लाइड से टोटल 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों को ध्यान रखना और आगे बढ़ चलना। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, बिहार में मार्च 2021 तक
कितने रेल मार्ग की लंबाई कितनी थी? तो जो रेलवे लाइन की लंबाई है वो 3803 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल कितनी है? 3803 किलोमीटर है। ठीक है, तो बिहार में पूरे देश के अंतर्गत रेल नेटवर्क की बात करें तो उसका सिर्फ और सिर्फ 5.6% होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड का, ये होगा डबल आपका डेक। डबल डेक जो फ्लाई ओवर बन रहा है, डबल डेक का मतलब क्या है, जैसे समझना, हमने क्या किया, एक तो ये हो गया आपका, यहां पर रोड बना दी, इसके ऊपर बच्चे यहां पर भी क्या थी, रोड थी, तो इसे क्या कहा जाता है, डबल डेक कहा जाता है। और डबल डेक ब्रिज कहां पर बनाया जा रहा है, तो देश का सबसे लंबा डबल डेक ब्रिज या फ्लाई ओवर कहां पर निर्मित किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है बिहार के छपरा में। बिहार के छपरा में देश का सबसे लंबा डबल डेक फ्लाई ओवर निर्मित किया जा रहा है। बेटा 65 पेपर में से ये ध्यान रखो कि बीपीएससी के 8 पेपर तो मैं खुद दे करके बैठ, है ना, क्यों परेशान है, तो बस पढ़ते चलो। और इसमें से उस दिन मैंने बताया, अभी तक शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, छोड़िए। सबसे मैं कभी अपनी तुलना नहीं करता और ना सबके विषय में कहता हूँ। मुझे जितना दिया है वो मेरे ज्ञान ने, मेरे अनुभव ने यहाँ तक पहुँचाया, वो मैं आप सबको देता हूँ। इवन यूपीएससी का इंटरव्यू, बीपीएससी का इंटरव्यू और मध्य प्रदेश पीसीएस का इंटरव्यू, यूपी पीसीएस के मेंस, इन सब अनुभवों के आधार पर मैं आप सबसे कहता हूँ कि बेटा जितना आसान तुम लोगों ने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को देख करके अंदाजा लगाया कि किसी को भी नौकरी मिल जाएगी, अब उतना आसान नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर देख लो। और एक बात आपको बता देता हूँ, जहां भी जितना भी देखते हो, मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी चैनल 100% जो है सही क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता है, ठीक है, वो बीपीएससी ही देगा, तो ध्यान रखिएगा। चलो, अब बच्चे बिहार पीसीएस की क्या, अब तो मैं सारी तैयारियां बंद कर दी, अब सिर्फ पढ़ाता हूँ। बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ, दीघा से कहाँ तक बन रहा है बच्चे, तो ये दीदारगंज है। इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, तो ध्यान रखना 20.5 किलोमीटर। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ, जो जयप्रकाश गंगा पथ है यह कहां से कहां तक बनाया जा रहा है, तो जयप्रकाश गंगा पथ दीघा से दीदारगंज के बीच बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 20.5% है। ठीक है, कितनी हो जाती है बच्चे, 20.5% हो जाती है। तो इसे ध्यान रखना कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 20.5% है। अगर हम बात करते हैं बच्चे 6 लेन गंगा पुल की, ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो बिहार में बच्चे अपना सबलपुर से लेकर के बिदुपुर तक बनाया जा रहा है, यह परियोजना है। यह कब की, तो 1900, बच्चे याद रखना 76 किलोमीटर लंबी क्या है, तो सड़क का निर्माण किया जाएगा। और यह किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो एशियाई डेवलपमेंट, ठीक है, या एशियन डेवलपमेंट या एशियाई विकास बैंक के सहयोग से इसका क्या किया जा रहा है, तो इसका बच्चे जो है निर्माण कराया जा रहा। मार्च 2021 के अंत तक बिहार में कुल 9,300 डाकघर थे, जिसमें से 95% कहाँ थे, ग्रामीण क्षेत्र में थे। ये बात बस ऐसे ही ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये दिखाई देता है आपको। अब बच्चे समझना, नेक्स्ट आओ अगली बात। ये वही बात यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है, द लेंथ ऑफ रेलवे लाइंस इन बिहार मार्च 2021 वॉज 3,803 किलोमीटर। ठीक है, बिहार शेयर इन द रेल नेटवर्क ऑफ द एंटायर कंट्री इज अबाउट 5.6%। इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, ये डबल डेक फ्लाईओवर को याद रखना है। डबल डेक फ्लाईओवर कहां से कहां बन रहा है। फिर इसके बाद बच्चे आपका दीघा से लेकर के दीदारगंज तक जो क्या बनाया जा रहा है, जयप्रकाश गंगा ब्रिज बनाया जा रहा या गंगा पथ बनाया जा रहा, ये तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, बाकी पॉइंट चाहे तो याद रखें या ना रखें, ठीक है। बच्चे एक स्थिर कीमत पर है और एक किस कीमत पर है, ध्यान रखा करो।
एक स्थिर कीमत पर और एक चालू कीमत पर थी। पूजा यादव बेटा देख लेना, वहां पर क्लियर किया हुआ है ना। चलो बच्चे अध्याय 7 आ जाते हैं, जो किसके विषय में बात करता है, ई गवर्नेंस के विषय में बात करता है। आज आने वाला टाइम किसका है, तो टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या है, गवर्नमेंट अपने आप को क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है। गवर्नमेंट इसलिए इंप्रूव कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो लोगों को देरी होती है, जैसे मान लो बच्चे आप गए कहां पर, आपकी किसी भूमि का विवाद था किसी के साथ, अब वो भूमि का विवाद किस पर है, फाइलों पर है, और फाइल जो है चूहे खा गए। भाई बिहार में तो कितनी सारी शराब जो है चूहे पी गए थे, जब शराबबंदी लागू हुई थी तो बहुत सारी शराब चूहे पी गए थे। तो कागज खाना कौन सी बड़ी बात है अपने यहाँ, तो अपने यहाँ कागज भी कौन खा जाता है, चूहे खा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लेट बहुत होता है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस किसका परिचायक होता है, तो ई गवर्नेंस इज अ परिचायक, या हम इसे क्या कह सकते हैं, ये बच्चे किसका, तो ये स्पीड का परिचायक है। ये क्या करता है, काम में गति लाता है, काम को क्या करता है, तीव्र कर देता है और तीव्रता प्रदान करता है। और साथ में ई गवर्नेंस क्या करता है, तो ई गवर्नेंस जो है सुशासन को लेकर के आता है। अभी बिहार में किसकी सरकार है, सुशासन बाबू कहते हो आप सब, तो सुशासन को लेकर के आता है, जिससे जो है करप्शन रेट को जो है कम करने में मदद मिलती है, ऐसा कहा जाता है। होता तो खैर नहीं है। तो बिहार में बच्चे ध्यान रखेंगे, अपने यहाँ पर क्या किया गया है, तो बिहार में 98.79 जो हमारी ग्राम पंचायत है, उन ग्राम पंचायतों को किससे कनेक्ट कर दिया गया, तो उनको कनेक्ट कर दिया गया भारत इंटरनेट से। याद है ना भारत इंटरनेट योजना। और उस भारत इंटरनेट योजना आज अगर जाते हो, भले ही उसका पैसा जो है मुखिया खा जाते हैं, मतलब जो सरपंच साहब है या प्रधान जिसे कहते हैं, तो प्रधान उसका पैसा खा जाता है। लेकिन जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, हर एक पंचायत को एक टेलीविजन दी है, एक कंप्यूटर लैपटॉप दिया हुआ है, और साथ में वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी दी है, जिससे वहां के हुए कार्यों को क्या किया जा सके, अपडेट किया जा सके, ऐसा काम किया जाता है। तो बिहार में जो है भारत नेट के अंतर्गत बिहार में लगभग हम कह सकते हैं 99% ग्राम पंचायतें, 1% बची हैं, अब वो भी हो जाएंगी। तो 99% बच्चे क्या किया गया है, ग्राम पंचायतों को भारत नेट से कनेक्ट कर दिया गया। और बिहार में अगर बात की जाए दूरभाष केंद्रों की, या हम कहा जाए बच्चे दूरभाषा का घनत्व, या पूछा जाए टेलीफोन लाइंस, उसका कितना है, तो 50.6% है। ये इंटरनेट घनत्व अगर पूछा जाए तो कितना है, 31% है। इसे ध्यान मत रखो, बस कौन सा याद रखो, ये वाला, कि कितनी हो गई बच्चे, तो हमारी 99% ग्राम पंचायतें किससे कनेक्ट कर दी गई हैं, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये बच्चे दूरभाषा हो गया, दूरभाष केंद्र होना चाहिए था घनत्व। आपात बच्चे ध्यान रखिएगा, अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात नंबर 112 उपलब्ध कराया गया है। मतलब अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई आपात स्थिति है, कोई इमरजेंसी की स्थिति है, तो बिहार में अब कौन सा नंबर चलता है, 112 नंबर डायल कीजिए, और अपनी इमरजेंसी जरूरतों को, जैसे मान लेते हैं एम्बुलेंस हो गया, पुलिस को बुलाना हो गया, तो क्या डायल कर दीजिए 112। कहीं पर आग लग गई, किसे डायल कर दीजिए 112। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, इमरजेंसी। और इमरजेंसी पर आप क्या कर सकते हो, 112 नंबर डायल कर सकते हो। पड़ोसी से विवाद हो गया तो क्या कर दो, 112 डायल कर दो। मुख्यमंत्री ने क्या किया, तो डिजिटल एक स्वास्थ्य योजना चालू की थी, और इस योजना का क्रियान्वयन किस आधार पर किया गया, पायलट आधार पर। लेकिन पूछा जाएगा मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कहां से किया गया, या इसका ट्रायल कहां पर किया गया, तो ट्रायल किया गया था मुजफ्फरपुर में। इसका ट्रायल कहां पर किया गया, मुजफ्फरपुर में जो है मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का ट्रायल किया गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, तो ये अगर सक्सेसफुल रहा तो बाकी के 37 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे भी क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहां तक। चलो पूजा यादव बेटा वो वहीं देख लेना, अब भी थोड़ा सा टाइम इसको कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा आपको लास्ट में। ठीक है, चलिए आधार का नामांकन बिहार में कितना है, तो 86%। आधार का नामांकन से मतलब समझिए, जैसे हमारे यहाँ 100 लोग रहते हैं, अब इन 100 लोगों में से कितने लोगों ने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है। जैसे मान लेते हैं अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 86 है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 का 86% हो जाएगा। तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन में अभी 14% लोग ऐसे हैं
जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो बिहार सरकार ने बताया कि अभी तक बिहार में जो 86% पीपल्स ने क्या किया है, उन्होंने अप्लाई किया है आधार कार्ड के लिए। और अगर पूरे के पूरे इंडिया में बात की जाए तो इंडिया के 93% लोगों ने अपना आधार कार्ड नामांकन करके बनवा लिया। और अभी भी कितने लोग बचे हुए हैं, तो 7% पीपल्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्या नहीं किया है, आधार कार्ड नहीं बनवाया है। बिहार में कितने लोग बच गए, तो 14% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्या नहीं बनवाया है, तो इन्होंने बच्चे अभी तक जो है अपना आधार नहीं बनवाया। अब ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये कहता है कि बिहार के हर पुलिस थाने में भू समाधान उपयोग का ऐप का भू समाधान ऐप का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। किसके लिए, तो भूमि के विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा, भू समाधान ऐप किसके लिए लाया गया है, तो भूमि से जुड़े हुए विवाद को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति क्या कि ये जमीन मेरी थी, इस पर इसने कब्जा कर लिया, यहाँ पर जो है एसआई साहब ने मारा टक, बोला अच्छा, कोतवाल ने देख लिया तुरंत। अब एसएचओ ने देख लिया तो क्या करेगा भाई, बोलेगा इसके द्वारा कब्जा किया गया है, ठीक है, तो इसी को दिखाई देता है। हाँ बच्चे, रूबिका जी ये सही क्लास है। अब बच्चे, बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल विकसित किया गया है, ठीक है। कौन सा पोर्टल, बिहार वन पोर्टल विकसित किया गया। ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस स्लाइड के तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार गृह विभाग द्वारा गृह दर्शन नामक जो है पोर्टल तैयार किया गया है। तो बिहार गृह विभाग के द्वारा कौन सा गृह दर्शन नामक पोर्टल, और जो बिहार के अंदर आशा कार्यकर्ताएं काम करती हैं, आशा कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए अश्वनी मोबाइल ऐप बनाया गया है। अब पूछा जाएगा कि बिहार में अश्विन मोबाइल ऐप किसकी सहायता के लिए डेवलप्ड किया गया है, या बिहार का आशा कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए डेवलप्ड किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है अश्विन मोबाइल। नेक्स्ट आता है कि बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में एक दृष्टि ऐप की जो है क्या की है, शुरुआत की है। तो ध्यान रखना, बिहार जो हमारे पास क्या वाटर डिपार्टमेंट है या वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जल संसाधन डिपार्टमेंट है, इसने क्या किया है, इसने बच्चे जो वाटर रिसर्च डिपार्टमेंट है इसके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, दृष्टि। अब पूछ लिया जाएगा कि बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया दृष्टि ऐप किससे जुड़ा हुआ है, तो वाटर रिसोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वाटर रिसोर्स को राजीव कुमार जी क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं क्या, क्लास अटेंड कर रहे हैं बच्चे? टोटल कितनी क्लासें होंगी? लालमणि चौहान जी, चलिए। अश्विन पोर्टल है, रुक रहा है, ये कैसे हो रहा है? एक मिनट बच्चे, एक सेकंड दीजिए, मैं भी इसे क्या करता हूँ देख। नहीं बच्चे, क्लास तो प्रॉपर चल रहा है, मैं काम करता हूँ, मैं कमेंट के कारण आप लोगों को वो करता हूँ, नहीं तो मैं क्लास ही चला करके रखूँ। एक बार मैं क्लास को ही देख लेता हूँ। चलो अब ठीक है, नहीं रुक रहा है, मैं देखता हूँ, चलता हूँ अब क्लास को। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, अगला थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, आप लोग वैसे भी लेट हो, परेशान हो। बिहार में बच्चे वन मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.75 करोड़ पौधारोपण कर जल हरियाली अभियान को जो है सहयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप, ठीक है, बिहार का जो वन मित्र मोबाइल ऐप है ये क्या कर रहा है, तो ये हरियाली अभियान को जो है सहयोग कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड का, ये है ये वाला कि पटना में आईटी टावर, बिहार में आईटी पार्क, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट आईटी सिटी 1 और 2 का निर्माण किया जाएगा। देखो, तो बिहार के अंदर आईटी टावर कहां पर बनाया जा रहा, पटना में बनाया जा रहा। फिर पूछ लिया जाएगा कि बिहार के बिहटा में, कहां पर, बिहटा में किसका निर्माण किया जा रहा है, तो आईटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। राजगीर के नालंदा में किसका, तो राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय के निकट आईटी सिटी 1 और आईटी सिटी 2 डेवलप्ड किया जाएगा। ऐसा मत समझना
कि मोदी जी के द्वारा जैसे वो क्या किया गया था, एम्स का निर्माण कर दिया गया था, वैसा नहीं है। इसमें काम चल रहा है सही मायने में। सही मायने में काम चलने का क्या होता है, ठीक है, सही मायने में बच्चे बीपीएससी 3 में बीपीएससी 4 का वीडियो काम करेगा। क्या बताऊं तुम लोगों को, क्या चाहते हो सन्नी कुमार जी, मतलब नौकरी चाहते हो कि कुछ और, या कुछ चाहते हो कि मैं कुछ बोल दूं। रिकॉर्ड में बच्चे सारी क्लास शो करती है। बिहटा बिहार, ठीक है चंद्र कुमारी जी, ये क्या है, बिहटा बिहार है। तो बिहटा में क्या किया जाता है, आईटी पार्क बनाया गया। आईटी पार्क कहां पर, बिहटा में। आईटी टावर कहां पर बनाया जा रहा, पटना में। राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय के निकट क्या बनाया जा रहा, आईटी सिटी बनाई जा रही। आईटी सिटी कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, आईटी सिटी 1 और आईटी सिटी 2। आईटी सिटी 1 और आईटी सिटी 2, ये बच्चे सबसे ज्यादा आईएमपी है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और हो सकता है आ जाए तो फिर मैं तुम लोगों से डिस्कस भी करूंगा यही वाला। अध्याय 8 बच्चे किसके लिए बात करता है, तो अब आ जाते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 बात करता है आपका ऊर्जा क्षेत्र। चैप्टर 8 जो है एनर्जी सेक्टर को लेकर के बात करता है, और एनर्जी सेक्टर को लेकर के बात करते समय ये चैप्टर 8 क्या कहता है, नहीं, जहां पर मैं स्टार बना रहा हूं ना, वही पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है बस। स्टार वाले पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सब पॉइंट इसलिए दिया हूं कि बेटा फिर इकोनॉमिक सर्वे तुम समझोगे कैसे, है ना। चलो इसके बाद आ जाते हैं यूनिट 4, या आपके पास क्या है, तो ये कहलाती आपकी चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 क्या कहता है, तो चैप्टर 4 कहता है कि बिहार में जो है एनर्जी को लेकर के बात करता है, एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी का मतलब होता है बच्चे ऊर्जा। ऊर्जा देखो कैसे हो सकती है, तो एक हो सकती है हमारे पास परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा है, और दूसरी क्या होती है, तो उसे हम कहते हैं गैर परंपरागत है, परंपरागत है। अब परंपरागत ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मान लेते हैं बच्चे पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैसा है, गैर परंपरागत है। डीजल हो गया, भाई हमारे पुराने समय में भी लोग करते थे। कोयला हो गया, ये सब कैसी है, तो ये हो जाती है परंपरागत ऊर्जा के एग्जाम्पल है। गैर परंपरागत में समझो बच्चे, तो हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी जिसको कहते हैं, कि विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया हमने। और क्या कर लिया, तो हमने थर्मल एनर्जी बनाने के लिए जो है किसका इस्तेमाल कर दिया, तो ऐसे केंद्र, जो परमाणु रिएक्टर केंद्र हमने स्थापित कर दिए। अब यह एनर्जी भी कैसी होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो बच्चे नवीकरणीय ऊर्जा होती है, और दूसरी कैसी होती है, अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसे हम क्या करें, दोबारा इस्तेमाल कर सके। जैसे पानी है, पानी से जो एनर्जी बनती है वो क्या है, नवीकरणीय है। लेकिन कोयले से जो एनर्जी बनेगी, उसे एक बार इस्तेमाल किया, कोयला गया। तो यहां पर क्या नवीकरणीय ऊर्जा है। तो बिहार में क्या किया गया, बिहार के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, या हम लोग एनर्जी के प्रोडक्शन को लेकर के अगर बात करें, तो बिहार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। किसके कैसे की जाती है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, दोनों तरीकों से की जाती है। इनमें से भी ध्यान रखना कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति, जैसे आप सभी का घर हो गया, अब आपके घर में बच्चे दिन भर में कितनी लाइट इस्तेमाल की जाती है, तो ऑन एवरेज अगर औसत निकाला जाए, तो बिहार के प्रति घर की, प्रति व्यक्ति या प्रति घर की जो खपत है, प्रति व्यक्ति जो खपत आती है, वो कितनी आती है, तो 329 किलोवाट आती है। ठीक है, एक व्यक्ति एक दिन में 329 किलोवाट इसका बिजली का उपयोग करता है। जबकि अगर 2021-22 के वित्त वर्ष में राज्य में बिजली की कुल खपत कितनी है, तो ये बढ़कर के 3.28 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। ठीक है, तो 3.28 हजार करोड़ यूनिट, या इसी को क्या कहा जाता है, तो 3275.7 करोड़ यूनिट बिजली का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना करते हैं, इतना जो है बिजली का उपयोग करते हैं। अब देखो वर्ष 2021-22 में ये वाला पॉइंट नोट करना, जिसमें स्टार बनाऊंगा, सिर्फ उस पर आप सब फोकस करना, ज्यादा नहीं। ठीक है, 2021-22 में बिजली की सबसे ज्यादा खपत करने वाले 3 जिले कौन कौन से हैं,
तो 3 जिले में बच्चे सबसे ज्यादा बिजली का खपत कहां पर होता है? पटना में होता है। पूछ लेगा कि बिहार के 3 जिलों के नाम बताइए जहां पर बिजली की खपत सबसे ज्यादा होती है। पटना है। पटना के बाद बच्चे गया है, और गया के बाद मुजफ्फरपुर है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर ये सबसे ज्यादा बिजली का क्या करते हैं? खपत करते हैं। सबसे कम बिजली का खपत करने वाले जिले कौन से हैं? 3 बिहार के। तो बिहार के 3 जिलों में शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा। सबसे कम बिजली का खपत कहां पर होता है? शिवहर में होता है, अरवल में होता है और शेखपुरा में। अब इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। हमें मालूम है कि बिहार के पटना की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीदेंगे, मोबाइल भी खरीदेंगे, टीवी भी होगी, एसी भी होगी, फ्रिज भी होगी। अगर एसी फ्रिज है बच्चे तो इनका अगर देखा जाए तो ये लाइट का भी इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है? शिवहर की है। लगभग कितनी कम है? तो पटना से 7 गुना कम है ना? पटना से 7 गुना कम है। तो बच्चे यहाँ के लोगों के पास क्या नहीं होगा? मान लेते एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, पंखा नहीं है, और ये किस पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है। तो सबसे कम जो है बच्चे कौन? तो सबसे कम जो है शिवहर के लोग जो है बिजली का खपत करते हैं। उसके बाद अरवल है, और देन उसके बाद क्या आता है? शेखपुरा आता है। ठीक है। और 2021-22 के दौरान, ठीक है, 2021-22 के दौरान सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत में जिस जिले में वृद्धि हुई है वो कौन सा जिला था? लखीसराय था। लखीसराय के लोगों के पास हो सकता है इस समय उन्होंने क्या किया है? खूब सारी एसियां लगा ली। मेरे एक मित्र हैं विकास यादव जी, वो यहीं से हैं, लखीसराय से। और उन्होंने दिल्ली में भी एसी लगा ली, और साथ में कहाँ कहाँ पर लगा दी? तो एक तो अपने बेडरूम में लगाई ही, दूसरा हॉल में भी लगा ली, यहीं रहते हैं। तो अब बच्चे क्या हुआ? बिजली की खपत में वृद्धि कहां पर सबसे ज्यादा देखी गई? लखीसराय में देखी गई है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है? लखीसराय में क्या देखा गया है? तो सबसे ज्यादा बच्चे यहां पर वृद्धि देखी गई है। किसको लेकर के सबसे ज्यादा वृद्धि है? तो लखीसराय में सबसे ज्यादा वृद्धि है ऊर्जा की खपत को लेकर के। ऊर्जा की सबसे ज्यादा खपत की में वृद्धि कहां पर दर्ज की गई है? तो लखीसराय में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। किस जिले में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई? तो ये बात ध्यान रखिएगा, लखीसराय में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। ज्यादा नहीं चलाऊंगा बच्चे, थोड़ा सा। हाँ, बस जैसे पटना में मान लो गर्मी भी ज्यादा होती है, ऐसा भी कह सकते हो, इसलिए वहां के लोग क्या है? एसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। कौन सा? पॉइंट नंबर 2 और 1 और 2 इस स्लाइड का दोनों याद रखना आप सभी। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर 9.1 और नवीकरणीय स्रोतों की वृद्धि दर जो है 130.6% रही। अब मान करके चलते कि किसी बच्चे को जो है बीपीएससी में क्या करना है बच्चे? नोटबुक में बच्चे जहां स्टार बनाऊंगा संध्या सिंह जी वहीं पर नोट करिएगा, बाकी नहीं बच्चे, सब कुछ नहीं करना है ना? बस एग्जाम से पहले इसे क्या करना है? 2-3 बार पढ़ लेना है। मेरे में तो नहीं फंस रही। अच्छा बच्चे, एक बार सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए क्या सच में क्लास फंस रही है? मुझे क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्रॉडबैंड स्पीड भी सही आ रही है, इंटरनेट स्पीड भी सही आ रही है, वाईफाई की कनेक्टिविटी भी सही है, लेकिन बच्चे के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्लास फंस रही है। बताओ जरा मुझे। एक बार मुझे सारे लोग कमेंट करके बताइए। श्वेता यादव जी कह रही हैं कि रुक रुक करके क्लास चल रही है। मेरी तरफ से सब कुछ फाइन है। सिर्फ श्वेता यादव जी का कमेंट आया है कि क्लास रुक करके चल रही है। माधुरी जी, मुझे भी भूख लगा है, ये समझो मैं सवेरे 8 बजे से निकला हूँ पढ़ाने। एक बार रूम लौटा था मुखर्जी नगर से पढ़ा करके, फिर यहाँ आया, यहाँ से आपकी क्लास ली, फिर बच्चे फिर गया नोएडा क्लास ली, और फिर आकर के फिर आपकी क्लास ले रहा। सही चल रही है। हाँ, बीच बीच में कभी कभी फंस रही है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे फंस रही है। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं एक बार जो है उन्हें बुला लेता हूँ। मैं बुला लूंगा, आज फिर से उसे चेक करा दूंगा, है ना बच्चे?
ठीक ठीक है बेटा। चलो सबके कमेंट देख। चलिए बच्चे, अब देखो, जैसे आप गए कहाँ पर, बीपीएससी सिविल सर्विसेज देने, या बच्चे आप जब आगे बढ़ गए तो आप अपने यहाँ स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। देखिए क्या होता है बच्चे, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कोयले से हम बिजली बनाते हैं, कोयले से बिजली बनाते हैं बच्चे, या कोयला आधारित ताप विद्युत गृह जो है, हमारे थर्मल पावर प्लांट्स जो है, इनसे हमारी जो वृद्धि हो रही है, हम अब जो विद्युत बना रहे हैं वो सिर्फ 9.1% है। गवर्नमेंट किस तरफ मूव कर रही है, तो गवर्नमेंट मूव कर रही है नवीकरणीय स्रोतों की तरफ। क्यों? क्योंकि ये भविष्य में भी बचे रहेंगे, भविष्य में ये क्या रहेंगे, तो बचे रहेंगे, अभी इनके बचे रहने की उम्मीद है। और ये जो है कोयला क्या है, आगे समाप्त हो जाएगा। इससे और क्या फर्क पड़ता है, तो इससे बच्चे सबसे बड़ी बात है, पॉल्यूशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब जो है प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण किसके कारण होता है, तो प्रदूषण होता है हमारे पास कोयले से प्रदूषण हो गया, इसके कारण क्या है, प्रदूषण नहीं हो रहा, तो इससे जो है हमारी एनर्जी कैसी है, तो हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी है। किस तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही, तो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही। आगे भविष्य में किसकी संभावना है, इसी ग्रीन एनर्जी की संभावना ज्यादा है। अब अगर बात की जाए इस दौरान बिहार में जो जल विद्युत केंद्र हैं छोटे छोटे, यह जल विद्युत केंद्र कितने हैं, तो जल विद्युत केंद्र बच्चे छोटे छोटे अभी 13 परियोजनाएं चालू हैं। अगर छोटे जल विद्युत केंद्रों को देखा जाए तो यह टोटल कितने हैं, बिहार में अभी 13 जल विद्युत केंद्र जो है बचे हुए हैं। इन 13 जल विद्युत परियोजनाओं की कुल जो स्थापित क्षमता है वह कितनी है, तो 54.3 मेगावाट है। अगर पूछा जाए कि बिहार के जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनकी जो है विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता सिर्फ और सिर्फ 13 मेगावाट है। ठीक है, कितनी है, सिर्फ और सिर्फ, तो 13 मेगावाट उनकी आपको क्या दिखाई देती है। ठीक है, तो उनकी क्या हो जाती है, चलिए ठीक है। साइंस वाले बच्चे एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास इससे, है ना, अगर आ गया तो। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत केंद्र हैं जो चालू हैं, तो ये बच्चे आपके हो जाते हैं 13। लेकिन ध्यान रखना इसमें हमने कृषि भी पढ़ा है, तो मान लो अगर बिहार के भूगोल से एक प्रश्न आ गया तब क्या करोगे, वो इसी से आ जाएगा। इन 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल जो स्थापित क्षमता है वह कितनी है, तो 54.3 मेगावाट है। ठीक है, टोटल स्थापित क्षमता कितनी है, तो 54.3 मेगावाट इनकी क्या है, स्थापित क्षमता हमको दिखाई देती है। इनकी स्थापित क्षमता कितनी है, तो 54.3 मेगावाट जो है इनकी स्थापित क्षमता है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाती है, स्थापित क्षमता की अगर बात की जाए तो कितनी हो जाती है, यह आपको क्या दिखाई देगा, स्थापित क्षमता दिखाई देगी। ठीक है, तो स्थापित क्षमता कितनी है, तो 54.3 मेगावाट आपकी स्थापित क्षमता है। बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन सा है बच्चे, तो सौर संयंत्र, जैसे आप लोग देखते हो ना कि सोलर क्या लगाए जा रहे हैं, प्लांट लगाए जा रहे हैं, इसके लिए कौन काम करता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। अगर कभी पूछ लिया जाए कि ब्रेडा क्या है, तो ब्रेडा जो है बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना को लेकर के जो सोलर प्लांट लग रहे हैं उसके लिए काम करने वाला अभिकरण है जिसका नाम क्या है, ब्रेडा है। ठीक है, और ब्रेडा किसके लिए काम करता है, तो ये सोलर एनर्जी के लिए काम करने वाला दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे आपका, तो ये दिखाई देता है आपका क्या, ब्रेडा। और ब्रेडा कैसा है, तो ब्रेडा जो है काम करता है किसके रूप में, ब्रेडा काम करता है नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के रूप में काम करता है। वर्ष 2024-25 तक बच्चे क्या है, 2024-25 तक बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट है होने का अनुमान है, तो बच्चे याद रखेंगे बिहार की कुल मेगावाट जो है 13,626 मेगावाट जो है कुल विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। बफर अभी भी हो रहा है,
हम सब कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रीति कुमारी, बेटा क्या नहीं पढ़ पा रहे हो बताओ, जो नहीं पढ़ पा रहे हो मुझे बता दो, मैं पढ़ करके बता देता हूँ। बताइए क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्यों कहते हो? सही नहीं चल रहा है। चलो बच्चे आगे चलिए, सही चल रहा है तो फिर क्यों परेशान हो। देखो, वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता इतनी है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेडा। बिहार में अभी तक कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, 13। बस इतनी बात ध्यान रखो। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगला क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये है हमारे पास वही बात जो है इंग्लिश में लिखी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास होगा अब चैप्टर 9, और चैप्टर 9 को मैं लिख करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर है अपना, चैप्टर 9। चैप्टर 9 या अध्याय 9 है। इसे क्यों पढ़ाऊंगा मैं लिख करके, क्योंकि इसका नाम क्या है, ग्रामीण विकास, और सबसे इंपॉर्टेंट में से एक यही बनता है, ग्रामीण विकास। इसे ध्यान रखना, या इसी को कहा जाता है आपका रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है, ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास और रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि जो हमारा बिहार है, हमारे बिहार के अंदर हमें ये तो मालूम है कि कितने जिले हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि जिला परिषदें कितनी हैं। तो हर जिले में बच्चे क्या है, एक जिला परिषद है। टोटल जिला परिषद कितनी है, तो ये बताता है कि बिहार में जो कुल जिला परिषद है इनकी संख्या कितनी है, 38 है। याद रखिएगा, जो कुल जिला परिषद है, जिला परिषदों की संख्या कितनी है, तो यह क्या बताता है, जिला परिषद की जो संख्या है यह 38 है। मतलब हर जिले में क्या बनाया गया है, एक जिला परिषद का निर्माण किया गया है। इसके बाद बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22-23 क्या बताता है हमको, तो ये बताता है कि जो जिला हमारे पास पंचायत समिति है, या जिसे हम क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं, पंचायत समिति कितनी है, तो ये कहता है कि बिहार में अभी तक जो टोटल पंचायत समितियों की संख्या है वह कितनी है, 533 है। 533 क्या है, तो हमारे यहाँ पर 533 पंचायत समिति है। फिर कहता है कि जो ग्राम पंचायत है उसकी संख्या 8058 है। ग्राम पंचायत जो देखते हो ना, जहां पर सरपंच होते हैं या प्रधान, तो ग्राम पंचायत कितनी है, ग्राम पंचायत की संख्या याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि बिहार में कुल कितनी ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं, तो 8058 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। ये कौन बताता है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाता है। टाइम बच्चे यही 9 बजे रहेगा, ठीक है, खुशी कुमारी जी। अब देखो, किसी ग्राम पंचायतें कितनी थी, किसको किसको मालूम है, बताओ। तो बच्चे ग्राम पंचायतें अगर पूछी जाए तो किसको किसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, यही हमको क्या दिखाई देता है, दिखाई दे जाएगा। क्लियर है ये बात, हाँ पीआईटी के लिए है। कल नहीं बच्चे, थोड़ा सा एक आध दो पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा नहीं, है ना। पर कल तो खत्म ही कर दूंगा इसको, ठीक है।
जैसे हम लोगों ने 7 निश्चय वाला क्वेश्चन देखा था पिछली बार, वैसे ही बच्चे 7 निश्चय 2 भी है। इसमें जैसे सोलर लाइट संयंत्र लगाकर इसकी क्या किया जाएगा, इसे आरंभ किया जाएगा। पंचायत के लिए किया गया है 7 निश्चय 2 कि पंचायतों में क्या किया जाएगा, सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है सर, क्रांति किस बात की क्रांति बच्चे? एक बच्चा पूछ रहा सर क्रांति कब पढ़ाएंगे, क्रांति नहीं पढ़ाऊंगा बच्चे। फिर बच्चे नगर विकास या सिटी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सर्वेश कुमार जी, क्योंकि बेटा आपका कमेंट अब आया तो अब आपको दे दिया। बच्चे ये करंट ही है, तब रहने दो। नहीं बच्चे, मेरा घर जैसे देखो, ये क्या है, जो मेरी बिल्डिंग है, मैं 6th फ्लोर पर रहता हूँ। 6th फ्लोर मेरा है। 13th फ्लोर पर मैंने क्या बनाया हुआ है, स्टूडियो है। ठीक है, और 13th फ्लोर से मैं क्लास लेता हूँ और 6वें फ्लोर तक उतरना और चढ़ना होता है, वो भी लिफ्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, तो बच्चे जिला परिषद कितनी है, 38 है। पंचायत समिति कितनी है, 533 है। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 8058 है। अब ध्यान रखेंगे, इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा कि बिहार में 2021-22 में मनरेगा के तहत, क्योंकि ये क्या है, अपना ग्रामीण विकास है, और ग्रामीण विकास किससे होता है, हमारा मनरेगा से होता है। गांवों में किससे के अंतर्गत रोजगार है, मनरेगा के अंतर्गत है। तो बिहार में जो है 2021-22 के दौरान मनरेगा से कितने परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, तो मनरेगा के तहत लगभग 48 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत ठीक है, 48 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत क्या किया गया है बच्चे, रोजगार उपलब्ध कराया गया है। रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, कितने परिवार हो गए हैं जिनकी संख्या, 48 लाख परिवार हो गए जिन्हें क्या किया गया, तो मनरेगा के अंतर्गत क्या किया गया बच्चे, रोजगार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब इसी को याद रखना है। तो ये क्या है आपका मनरेगा के अंतर्गत 9वीं यूनिट में, बस इतनी बात याद रखिएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए। चेंज बच्चे, हाँ 9 से 10 ही करूंगा, कोई बात नहीं, जाओ बच्चे चले जाओ। क्लास खत्म होने के बाद बच्चे क्लास में अलग अलग आपको क्या दिखाई देते हैं, फोल्डर बने होंगे, उसके अंतर्गत आपको यह दिखाई देता है। वैसे हमें नगर विकास या अर्बन डेवलपमेंट पढ़ना था, जिसके अंतर्गत हम ये देखते कि पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा था, बिहार में सबसे ज्यादा शहरीकरण कहाँ पर है, शहरीकरण सबसे ज्यादा कहाँ पर है, पटना में है। ठीक है, फिर उसके बाद बैंकिंग को देखना था, बैंकिंग के बाद क्या कर लेते, तो बैंकिंग के बाद बच्चे हम पढ़ लेते मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद पढ़ लेते जो है हमारा बाल विकास, और बाल विकास के बाद जो है अंतिम चैप्टर पढ़ लेते, और उसके बाद जो है इसे स्वाहा कर देते। फिर आगे कर लेते, जैसे मान करके चलते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक कर ले इसी के साथ, बताओ। एक बच्चे को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, परमिला जी को, बेटा मुझे आ रही है। चलो एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात कर लेते हैं जिसमें तुम लोगों का ज्यादा दिमाग भी नहीं लगेगा, है ना। छोटा सा दिमाग लगा लो और छोटा सा काम कर लो। जैसे बच्चे ये है हमारे पास क्या है, फसल है। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे फसलों के उत्पादन में जो है बिहार का स्थान। ठीक है, बस इतनी बात पढ़ लो, उसके बाद छोड़ दूंगा मैं। राष्ट्रीय स्तर पर फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान। क्या हो जाता है, स्थान। यही बस पढ़ लीजिए, फिर नहीं पढ़ाऊंगा आज। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में जो है फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान, राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग फसलें हैं, उसके विषय में बात करते हैं।
जैसे बच्चे देखो, हम लोग अगर बात करते हैं कि हमारे पास कौन सी हैं, तो जैसे कृषि में जैसे अगर हम देखें बच्चे कौन कौन सी क्रॉप्स है, क्रॉप्स समझना, या क्या हो गया बच्चे फसल कौन कौन सी है। फिर इसके बाद बच्चे क्या हो जाएगा प्लेस या स्थान या रैंक, रैंक या हम क्या कहेंगे बिहार का स्थान कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्रॉप की, तो पहली क्रॉप में आकर के देखो हम किस में जो है पहले स्थान पर है, तो मखाना, लीची और मशरूम। मखाना, लीची और मशरूम, मशरूम, इस पर बिहार का कौन सा स्थान है। मशरूम, बिहार का स्थान कौन सा बच्चे, तो प्रथम स्थान, प्रथम स्थान, या हम कहेंगे कि बिहार की फर्स्ट रैंक है देश में, फर्स्ट रैंक है ना। कौन सी रैंक आती है, तो पहली रैंक है। फिर पूछा जाता है कि कद्दू, लौकी और भिंडी, तो उस पर भी पहला स्थान है। एक आप लोग कद्दू की सब्जी खाते हो, कद्दू, फिर आपके पास कद्दू, लौकी, फिर क्या है बच्चे आपका भिंडी, इस पर कौन सा स्थान है, तो इस पर भी बच्चे फर्स्ट पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, तो बिहार की हो जाती है पहली पोजीशन। तीसरे नंबर पर जो फसल आती है उसे कहते हैं जूट और मेस्ता, जूट और साथ में क्या है बच्चे मेस्ता। जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो याद रखेंगे सेकंड पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बिहार का जो है बच्चे सेकंड पोजीशन हो जाता है। अगर बच्चे पूछा जाए कि देश भर में बिहार का मक्का उत्पादन में कौन सा स्थान है, मक्का या इसी को मेज कहते हैं, मेज में कौन सा पोजीशन है बच्चे, तो हम कहेंगे थर्ड, थर्ड पोजीशन या तीसरा स्थान किसका है, बिहार का है। अगर बच्चे पूछा जाए सब्जी, फूल गोभी, आलू, तो सब्जी, फूल गोभी, आलू में तीसरा है। बच्चे सूर्यमुखी याद रखना, क्योंकि आप लोग सूर्यमुखी का तेल खाते होंगे, जैसे सूरजमुखी भी कहा जाता है, तो सूर्यमुखी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा फोर्थ प्लेस है, फोर्थ पोजीशन है। बिहार की कौन सी पोजीशन हो जाती है, तो फोर्थ पोजीशन है। इसके बाद बच्चे अगर पूछा जाए आम, आम के बाद जो है सातवीं फसल कौन सी ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट अपने पास क्या रहती है, शहद, तो ये हो गया आम, आम के बाद हो गया बच्चे अपने पास शहद। तो आम में बच्चे बिहार की कौन सी पोजीशन है, आम उत्पादन में बिहार की भारत में जो है फोर्थ पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, फोर्थ है। शहद के उत्पादन में बिहार की कौन सी पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है। कौन सी पोजीशन आ जाएगी, फोर्थ पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन है। जैसे बच्चे धान और गेहूं के उत्पादन में पूछ लिया जाएगा कि बिहार का कौन सा स्थान है देश में, धान और गेहूं के, अगर इसी को क्या किया जाए धान और गेहूं पूछा जाए तुम लोगों से कि भैया बताइए धान और गेहूं के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। ठीक है, किसके उत्पादन में, तो धान और गेहूं के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, ऐसा अगर आप सभी से क्या किया जाए क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, ये क्या हो गया, आया वापस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो धान और गेहूं के उत्पादन में पूछा जाए, धान एवं गेहूं अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है, सेवंथ पोजीशन है। ठीक है, देश भर में धान और गेहूं के उत्पादन में बिहार की स्थिति कौन सी है, सातवें, नहीं सातवां नहीं, सातवां तो केला है छठवें पे, छठवें पे। ठीक है, इसे सिक्स लिखिएगा, छठवीं पोजीशन है, सिक्स पोजीशन है। ठीक है, ये क्या है, छठवीं पोजीशन है।
केला उत्पादन अगर पूछा जाए तो केला में क्या है, हम 7वां है। 7th पोजीशन किसमें हमारी, केले के उत्पादन में है। फलों के उत्पादन में 6वीं है। अगर फ्रूट्स पूछा जाए या फल, तो फल में कौन सी है बच्चे, तो ध्यान रखना 6th पोजीशन है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने को पूछ ले तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पर आपको क्या दिखाई दे जाता है, ये हमारी क्या हो जाती है, तो ये हो जाती है बच्चे फसलें हो जाती। फिर रुक गया वीडियो, अरे कैसे रुक जा रहा है, फिर कैसे रुक गया, 1 सेकंड बच्चे मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड चेक कर लेता हूँ। नहीं बच्चे चल तो रही है। मेस्ता बच्चे जिसे अपन, अच्छा कई बच्चे पूछे सर मेस्ता क्या होता है। रागिनी पांडे जी बेटा कर रहा हूं आपके ही। कद्दू और लौकी बच्चे, एक तो सीताफल कह देते हो आप लोग, ठीक है चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कद्दू और लौकी हाँ एक कह दो तुम, अलग बात है, लेकिन उसे सीताफल भी कहा जाता है, ठीक है। आप बहुत मुल्क हैं गुरुजी, मुल्क में समझा नहीं, चल रही है। मेस्ता बच्चे ऐसे समझ लो, इससे भी क्या बनता है, जैसे आप लोग कट्टे बनाते हो ना, जूट देखा होगा, वैसे ही जो है इसे कहा जाता है सनई का पेड़, या ऐसे समझो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, रुकना 1 मिनट। मेस्ता समझो, 1 सेकंड, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। ये रहा आपका मेस्ता है, मैं इमेज दिखा देता हूँ सीधा। ये है मेस्ता क्रॉप आपकी। अगर हम बात करते हैं बच्चे मेस्ता क्रॉप की, तो ये कहलाती है, ठीक है। ये आपका, इसे हम तो सनई भी कह देते हैं। ये है बच्चे मेस्ता, जिससे क्या बनाया जाता है, रस्सियां बनाई जाती हैं, ठीक है। इस पेड़ को समझोगे कहां पर, तो ये है बच्चे आईसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये है मेस्ता, ठीक है। और मेस्ता से क्या बनाया जाता है, इस तरीके से रस्सी बनाई जाती है, जैसे जूट से बनाई जाती है वैसे ही जो है मेस्ता से बनाई जाती है। ये भी पानी या जल भराव वाले एरिया पर ही क्या किया जाता है, इसकी खेती की जाती है ना। ठीक है। हाँ माजिद जी, टाइम बच्चे 9 से 10 सही है, बहुत मस्त टाइम है। आराम से खाना ना खा के खटिया में बैठ जाओ और खूब पढ़ो, ठीक है। जो क्लास छूट गई है बच्चे, वो वहीं पर दिखेगी। चलो चलिए बच्चे, आज की क्लास को क्या करते हैं फिर, यहीं पर रोक देते हैं आप लोगों के कहने पर। फिर जो है कल मिलेंगे 9 बजे, आगे की बात करते हैं, ठीक है। इसकी साग भी, साग नहीं जानता मैं बच्चे, ठीक है चलिए। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप कुद्रुम कहते हैं, हम सनई कहते हैं उसको, ठीक है। चलो तो बाय बाय बच्चे, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, धन्यवाद बेटा, थैंक यू। अलग होता है।